ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज। संगीत की दुनिया में एक ऐसे संगीतकार थे जिन्हें लोग सनकी और बागी कहते थे। हे बापू ये है ज़माना तेरा, हे बापू ये है ज़माना तेरा, हे बापू काले तो खुशी का राग दो नैया है भाग। इतना ही नहीं बल्कि उन्हें कुछ लोग तो संगीत का विद्रोही भी बोला करते थे। दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे। उनके संगीत से ऐसी स्वर लहरियां निकलती थी कि मानो कहीं से घोड़े की टाप, तालियों और सीटियों की आवाजें आ रही हों। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार। वो दशकों तक अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से फिल्मों और दर्शकों का मन मोहते रहे, पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जिससे उन्हें लोग बॉलीवुड की धुनों का बादशाह कहते थे। जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि उन्होंने संगीत की कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी, क्योंकि वो संगीतकार बनना ही नहीं चाहते थे। वो तो फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर बनने आए थे। जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे न नजर फिसले। क्या आप जानते हैं कि उन्होंने टॉप की नंबर 1 गायिका के साथ कभी काम नहीं किया, जबकि वो दशकों तक नंबर 1 पर बने रहे और उसी नंबर 1 गायिका की छोटी बहन को नई पहचान दिलाई और उन्हें टॉप तक पहुंचाया। दूर से मिलने हूँ दूर से, ऐसे भी चुप ना रहिए। और क्या आप मानेंगे कि उनके गीतों को ऑल इंडिया रेडियो ने अश्लील कहकर बैन कर दिया, जबकि फिल्मों में दर्शकों ने उन्हें अपार प्यार और सम्मान दिया। जानेंगे और भी बहुत कुछ, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज भारत और मैं हूं आपके साथ कविता। दोस्तों, आज हम जिनके बारे में आपसे चर्चा करने जा रहे हैं वो हैं ओपी नैयर जी, जिन्होंने फिल्म जगत में संगीत के बादशाह के नाम से अपनी पहचान बनाई। ओपी नैयर जी को लोग संगीत का विद्रोही भी कहते थे और उनकी पहचान एक अक्खड़ मिजाज इंसान के रूप में भी थी, जिन्होंने अपनी ही शर्तों पर जिंदगी गुजारी। वो एक बेजोड़ संगीतकार थे और बॉलीवुड के फ्यूजन किंग ओपी नैयर के रचे गीत आज भी देश विदेश में बसे हर हिंदुस्तानी के घर में बजते हैं। मैदान में अगर हम डट जाएं, मुश्किल है कि पीछे हट जाएं। ओपी नैयर को संगीत की वजह से नहीं, उनकी शख्सियत की वजह से भी सबसे अलहदा संगीतकारों में शुमार किया जाता है। ये बात अखंड भारत की है। करीब 1 सदी पहले अखंड भारत में लोहड़ी का उत्साह चरम पर था। साल 1926 में 16 जनवरी की तारीख थी। लाहौर में नैयर परिवार में एक बेटे ने जन्म लिया था, जिसका नाम रखा गया ओंकार प्रसाद। वही ओंकार जो बाद के दिनों में ओपी नैयर के नाम से जाने गए। ओपी नैयर के पिता वकील थे, 2 भाई और बहन दोनों डॉक्टर थे। पिता चाहते थे कि ओंकार प्रसाद भी डॉक्टर बने, लेकिन ओपी नैयर साहब को पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। संगीत में थोड़ा बहुत मन रमता था। एस्ट्रोलॉजी में उनकी दिलचस्पी थी, लेकिन परिवार के दबाव में होम्योपैथ की पढ़ाई की। होम्योपैथ की पढ़ाई वो भले ही कर रहे थे, लेकिन मन फिल्मों और गीतों पर ही अटका हुआ था। ठंडी हवा काली घटा पाही गई झूम के, प्यार लिए डोले हंसी। उन्होंने संगीत की कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी। संगीत की शास्त्रीय भाषा में बात करना भी उन्हें नहीं आता था, लेकिन हारमोनियम बजाना सीख गए थे। ओपी नैयर ने लाहौर के ही एक गर्ल्स स्कूल में संगीत शिक्षा की नौकरी शुरू की, लेकिन कहते हैं कि स्कूल की लेडी हेडमास्टर से ओपी नैयर को प्यार हो गया। प्यार मोहब्बत की बात जब स्कूल प्रबंधन को पता चली तो उन्होंने एक्शन लिया और ओपी नैयर को नौकरी से निकाल दिया। उसके बाद उन्होंने म्यूजिक को मंजिल बनाने
के लिए रेडियो स्टेशन का रुख किया। ओपी नैयर ने बतौर गायक पंजाब रेडियो स्टेशन ज्वाइन किया। इस बीच देश का विभाजन हो गया और नैयर फैमिली लाहौर छोड़कर अमृतसर आ गए। ओपी नैयर साहब अमृतसर से दिल्ली पहुँचे। एक दिन मुंबई जाने का ख्याल आया तो घर में बगावत कर मुंबई पहुँच गए। मन में ठान लिया था कि फिल्मों में नाम कमाकर लौटेंगे। कहते हैं जब वो दिल्ली से 3rd क्लास के डब्बे में मुंबई के लिए रवाना हुए तो उनके पास खाने के लिए पैसे तक नहीं थे। साथ सफर कर रहे एक परिवार ने उन्हें अपने साथ लाया खाना खाने को दिया तो वो युवा ओपी ने उनसे कागज का एक टुकड़ा मांगा और उस पर अपना नाम लिख दिया। कहा कि वो मुंबई जा रहे हैं और जल्द ही वहाँ खूब नाम कमाएंगे। उन्होंने कागज का यह टुकड़ा थमाते हुए परिवार वालों से कहा जब भी उन्हें मदद की जरूरत हो उन्हें याद कर ले। हालांकि उस मुकाम तक पहुँचने में उन्हें लंबा अरसा लगा। वह संगीतकार बनना नहीं चाहते थे। उन्हें तो ख्वाहिश थी बड़े पर्दे पर हीरो बनने की। उस दौर के मशहूर फिल्मकार शशधर मुखर्जी ने ओपी नैयर का स्क्रीन टेस्ट भी लिया था मगर वो इसे पास नहीं कर पाए। हीरो बनने के लिए उनके पास सिर्फ शक्ल थी, अदाकारी उन्हें बिल्कुल नहीं आती थी, लिहाजा वो फेल हो गए और ओपी साहब ये बहुत जल्द समझ भी गए। अपने सपनों की दुनिया में इस पहले कदम की विफलता से ओपी नैयर बेहद निराश हुए। वो दिल्ली लौटने के लिए तैयार थे लेकिन अपने एक दोस्त के कहने से रुक गए। ओपी नैयर के वो दोस्त श्याम उस दौर में एक्टिंग करते थे। उन्होंने समझाया। फिर ओपी नैयर ने अपना पूरा ध्यान संगीत पर लगा दिया और यहीं से ओपी नैयर की संगीत यात्रा की शुरुआत हुई। इसी बीच ओपी नैयर की कृष्ण केवल से मुलाकात हुई। कृष्ण केवल उन दिनों एक फिल्म बनाने की सोच रहे थे जिसका नाम था कनीज। उन्हें इस फिल्म के लिए कंपोजर की जरूरत थी। 1949 में इस फिल्म में नैयर साहब ने बैकग्राउंड स्कोर दिया। इसके बाद उन्होंने निर्माता दलमुख यानी DS पंचोली से मुलाकात की जो उन दिनों फिल्म आसमान बना रहे थे। उन्होंने अपनी फिल्म के लिए संगीत बनाने की जिम्मेदारी दी। इस फिल्म के लिए उन्होंने उस जमाने के मशहूर गायक कुंदन लाल सहगल साहब के क्लोन माने जाने वाले CH आत्मा की आवाज में अपना पहला गाना रिकॉर्ड करवाया। फिल्म रिलीज हुई 1952 में और गाने के बोल थे इस बेवफा जहां में वफा ढूंढते हैं। बेवफा जहां में वफा 1952 में ही उनकी एक और फिल्म आई जिसका नाम था छम छमा छम। PL संतोषी की इस फिल्म में किशोर कुमार, रेहाना और प्राण मुख्य किरदार में थे। तीनों ही फिल्में कुछ खास नहीं चली। नैयर साहब जो सोच कर आए थे वो हो नहीं पा रहा था। सफलता नहीं मिल रही थी तो उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ वापस अमृतसर जाने का फैसला कर लिया। लेकिन एक दिन उनकी मुलाकात गीता दत्त से हुई। उन्होंने ओपी नैयर को गुरुदत्त साहब से मुलाकात करने की सलाह दी। गीता दत्त की सलाह पर नैयर साहब गुरुदत्त से मिलने पहुंच गए। गुरुदत्त साहब उन दिनों फिल्म बाज बना रहे थे। गीता दत्त से उनका रोमांस उन दिनों परवान चढ़ चुका था। उधर तुम हंसी हो, इधर दिल जवां है, ये रंगीन रातों। उन्होंने गीता दत्त की सिफारिश पर ओपी नैयर को संगीत रचने का काम सौंप दिया। फिल्म रिलीज हुई 1953 में और उसके गाने लोकप्रिय हो गए। मुझे देखो हसरत की तस्वीर हूँ मैं। साथ ही ओपी नैयर की किस्मत भी चमक उठी। ओपी नैयर भले ही शुरुआती फिल्मों में विफल हो गए थे लेकिन गुरुदत्त उनकी क्षमता भांप चुके थे। ऐसे में गुरुदत्त साहब ने अपनी अगली फिल्म आर पार के लिए ओपी नैयर को मौका देने का फैसला किया। 1954 में आई इस फिल्म में नैयर साहब के निर्देशन में संगीतबद्ध लगभग सभी गाने सुपर हिट हुए। कभी यार कभी पार लगाती रे नजर सैया घोड़े की और इसी साल उन्हें मंगू और महबूबा जैसी फिल्में भी मिली। गुरुदत्त साहब ने ओपी नैयर पर भरोसा जताया और 1955 में आई अपनी अगली फिल्म मिस्टर एंड मिसेज 55 में भी उन्हें ही अवसर दिया। इस फिल्म के गानों ने न सिर्फ लोकप्रियता की नई ऊंचाइयों को हासिल किया बल्कि ओपी नैयर साहब को एक संगीतकार के तौर पर पूरी तरह स्थापित भी कर दिया। दिल पर हुआ ऐसा जादू, तबीयत मचल मचल गई। ओपी नैयर साहब ने किशोर कुमार की गायन क्षमता को उस समय पहचाना था जब ज्यादातर फिल्मकार उन्हें बतौर गायक तवज्जो नहीं देते थे।
1955 में आई फिल्म बाप रे बाप में उन्होंने किशोर कुमार से 2 गाने गवाए और उन्हें जिस अंदाज में डायरेक्ट किया वो उनकी पहचान बन गई। तुम तो बसी हो गोरी मन में हमारे, तुम तो बसी हो गोरी मन में हमारे। इसी फिल्म से नैयर साहब ने हॉर्स बीट यानी घोड़े के टापों पर आधारित गानों की शुरुआत की, जो आगे चलकर उनकी पहचान बन गई। पिया 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 मेरा जिया पुकारे, हम भी चलेंगे सैया। 1955 में ही मिस कोका कोला, मुसाफिर खाना और सबसे बड़ा रुपया जैसी फिल्मों के गीतों व संगीत से ओपी नैयर ने धूम मचा दी। छुपने वाले सामने आ, छुप छुप के मेरा जी न जला। उनके गीतों में एक ताजगी थी और कहते हैं जो एक बार भी उनके गीत सुन लेता वो उसे गुनगुनाने पर मजबूर हो जाता था। सूरज से किरण, बादल से पवन, कब तलक छुपेगी ये तो बता। 1956 में ओपी नैयर साहब की कई फिल्में आईं, जिनमें गुरुदत्त साहब की निर्देशित सीआईडी प्रमुख थी। आँखों ही आँखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा। इस फिल्म के साथ ही बॉलीवुड में वहीदा रहमान की एंट्री एक वैम्प के तौर पर हुई थी। ओपी नैयर के संगीत ने उनकी वैम्प की छवि को रहस्यमयी बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, जीने दो जालिम। उस दौर में ऑल इंडिया रेडियो ने उनके कुछ गानों पर प्रतिबंध लगा दिया। कहते हैं रेडियो के अधिकारियों को लगा कि नैयर साहब कुछ ज्यादा ही आधुनिक थे। ये अलग बात है कि रेडियो सिलोन पर वो गाने इतने लोकप्रिय हुए कि उन्होंने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ओपी नैयर को नजदीक से जानने वाले सिराज खां बताते हैं सीआईडी फिल्म में उन्होंने एक गाना बनाया था, जाता कहाँ है दीवाने। उसमें एक शब्द था फिफी, जिसे AIR वालों ने समझा कि इसका कोई द्विअर्थी मतलब है, इसलिए उसे बैन कर दिया गया। लेकिन ये गाना बहुत लोकप्रिय हुआ। 50, कुछ तेरे दिल में 50, कुछ मेरे दिल में 50, जमाना है बुरा। और इसे पिछले दिनों प्रदर्शित हुई फिल्म बॉम्बे वेलवेट में दोबारा इस्तेमाल किया गया। फिफी, कुछ तेरे दिल में 50, कुछ मेरे दिल में 50, जमाना है बुरा। 1956 में ही किशोर मधुबाला फिल्म ढाके का मलमल के गानों ने भी खासी लोकप्रियता बटोरी। हालांकि इस फिल्म में किशोर कुमार हीरो थे, लेकिन उन्हें गाने का ज्यादा मौका नहीं मिला। अलबत्ता आशा भोसले और शमशाद बेगम की आवाजों ने खूब कमाल किया। कहते हैं इसी फिल्म के बाद मधुबाला प्रोड्यूसरों के सामने शर्त रखने लगी थी कि अगर उनकी फिल्म में ओपी नैयर का संगीत होगा तो वह अपने रेट कम कर सकती हैं। एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा हम। उस साल आई ओपी नैयर की अन्य फिल्में थीं भागम भाग, छू मंतर, हम सब चोर हैं, मिस्टर लंबू, नया अंदाज और श्रीमती 420। बेईमान बालमा, गई जान जालमा, बेईमान बालमा। ओपी नैयर साहब की खासियत थी कि वो नए नए प्रयोग करते रहते थे। रिदम पर बेहद मजबूत पकड़ बनाने वाले ओपी साहब ने पंजाब में ढोल पर बजने वाले लोक गीतों को बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल किया। 1957 में आई फिल्म नया दौर के प्रसिद्ध गानों में उनका यह प्रयोग बखूबी दिखा। यहाँ नित नित मेले सजते हैं, नित ढोल और ताशे बजते हैं। 1957 में फिल्मिस्तान के बैनर तले स्क्रिप्ट राइटर नासिर हुसैन साहब ने बतौर निर्देशक शुरुआत की, तो उन्होंने ओपी नैयर को अपनी पहली फिल्म तुम सा नहीं देखा में आजमाया। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं दे। इस फिल्म में शम्मी कपूर और अमिता मुख्य कलाकार थे। फिल्म के गानों ने समा बांध दिया। सर पर टोपी लाल, हाथ में रेशम का रुमाल, हो तेरा क्या कहना। इस फिल्म के सभी गाने मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में थे। गोरे गोरे गाल गाल पे उलझे उलझे बाल, हो तेरा क्या कहना। 1958 में उनकी कई फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया, जिनमें 12 o'clock, फरिश्ता और हावड़ा ब्रिज मशहूर थी। ये क्या कर डाला तूने, दिल तेरा हो गया, हंसी हंसी में जालिम। हावड़ा ब्रिज के गाने आज भी दर्शकों की जुबान पर हैं, जिनमें आशा भोसले की आवाज में 2 गाने थे। लेकिन वो गाना जिसने आशा भोसले को पीछे छोड़ दिया था वो था गीता दत्त की आवाज में गाया एक कैबरे सॉन्ग। दिल पर रख ले हाथ जगह, हो जाए ना पागल तू।
मेरा नाम चिंचो। इसी साल उनकी एक और फिल्म फागुन एक बड़ी म्यूजिकल हिट साबित हुई थी। एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। ओपी नैयर ने हमेशा मझोले फिल्मकारों के साथ काम किया, फिर भी वे अपने दौर के सबसे महंगे संगीतकार रहे। वी.आर. चोपड़ा की नया दौर इकलौती ऐसी फिल्म थी जिसमें उन्होंने किसी बड़े बैनर तले काम किया। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा। 1949 से लेकर 1974 के बीच सिर्फ 1961 ही ऐसा साल था जब उनकी कोई फिल्म नहीं आई। उन्होंने दशक दर दशक कुल 73 फिल्मों में संगीत दिया। उनके फिल्मी सफर का जिक्र हम किसी और वीडियो में करेंगे। अभी चर्चा करते हैं उनके जीवन से जुड़ी कुछ खास बातों की। संगीतकार ओपी नैयर ने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा नहीं ली थी। उस दौर में लोगों को यकीन दिलाना मुश्किल था कि जिसे संगीत की ABCD नहीं आती वो सम्राट कैसे बना हुआ है। संगीत के अपने सीमित ज्ञान के सहारे ही ओपी नैयर ने अपनी तिलस्मी धुनें रची हैं। नैयर साहब की पसंदीदा राग शास्त्रीय संगीत में पीलू था। कर्नाटक संगीत में इसके समकक्ष कापी है जो अंततः उनकी अधिकांश रचनाओं का स्रोत बना रहा। जाइए आप कहाँ जाएंगे। ओपी नैयर साहब बॉलीवुड के सुपरहिट कंपोजर बन गए। उन्होंने शमशाद बेगम, गीता दत्त, रफी, आशा भोसले सबके साथ काम किया। आशा भोसले और महेंद्र कपूर को ओपी नैयर की खोज ही कहा जाता है। थकन कैसी घुटन कैसी चल अपनी धुन में। लेकिन लता के साथ काम नहीं किया। लता मंगेशकर के साथ ओपी नैयर की दूरी के बारे में एक दिलचस्प किस्सा है। ये तब की बात है जब नैयर साहब DS पंचोली की फिल्म आसमान में म्यूजिक दे रहे थे। फिल्म आसमान के गाने लता जी ही गाने वाली थी। कहते हैं पहली रिकॉर्डिंग के दौरान ही लता जी को इतनी देर हो गई कि स्टूडियो जाना ठीक नहीं समझा। गरम मिजाज नैयर साहब को लगा लता जी ने उनका अपमान किया क्योंकि वो एक नए संगीतकार हैं। ये बात ओपी नैयर फिल्म के प्रोड्यूसर DS पंचोली साहब को बताई और फिर दोनों ने कभी साथ काम नहीं किया। नैयर को नजदीक से जानने वाले एक और शख्स रोहन पुसलकर बताते हैं उनका कहना था कि जो आवाज और आवाज का जो कैरेक्टर उन्हें चाहिए था वो लता में नहीं था। उनकी आवाज मेरे संगीत को सूट नहीं करती थी, इसलिए मैंने उनसे नहीं गवाया। मामला इतना सरल नहीं था जितना ऊपर से दिखता था। एक बार स्क्रीन अखबार को दिए गए इंटरव्यू में लता मंगेशकर ने कहा था कि वो ओपी नैयर के लिए कभी कोई गाना नहीं गाएंगी। स्क्रीन के अगले ही अंक में ओपी नैयर ने कहा, लेकिन लता जी मैंने आपसे गाने के लिए कब कहा। मशहूर फिल्म इतिहासकार राजू भारतन अपनी किताब अ जर्नी डाउन मेमोरी लेन में लिखते हैं, एक बार मध्य प्रदेश सरकार ने नैयर को 1 लाख रुपए का लता मंगेशकर पुरस्कार देने का फैसला लिया। जब राज्य सरकार का एक अधिकारी इस संबंध में उनसे मिलने आया तो उन्होंने उसके मुंह पर ही कहा कि लता मंगेशकर के नाम पर पुरस्कार लेने के बारे में तो दूर, वो उसके बारे में सोचना भी पसंद नहीं करेंगे। हाँ, ये पुरस्कार अगर गीता दत्त के नाम पर होता तो उन्हें उसे ग्रहण करने में कोई आपत्ति नहीं होती। ये वो दौर था जब किसी फिल्म की म्यूजिक के हिट होने की गारंटी लता मंगेशकर को माना जाता था। ओपी नैयर जी से लता जी के मतभेद के पीछे आशा भोसले से उनके रिश्ते को भी माना जाता है। कई फिल्मों में एक साथ काम करने के दौरान नैयर साहब और आशा भोसले काफी करीब आ गए। 1958 से लेकर 1972 तक नैयर और आशा भोसले का प्रेम संबंध आगे बढ़ता रहा। ओपी नैयर का आशा भोसले के साथ प्रेम संबंध 14 साल तक चला। कहते हैं आशा से प्रेम संबंध की वजह से ही परिवार वालों ने ओपी नैयर से किनारा कर लिया। बाद के दिनों में उस गीता दत्त के साथ भी ओपी नैयर की दूरी बढ़ गई, जिनकी सिफारिश पर कभी गुरुदत्त साहब ने उन्हें काम दिया था और जिसकी वजह से उन्हें बॉलीवुड में ठहरने का मौका मिला था। राजू भारतन लिखते हैं, ओपी नैयर की आशा भोसले के प्रति दीवानगी इस हद तक थी कि एक बार उन्होंने बिना कोई शब्द कहे गीता दत्त का फोन रख दिया था। गीता दत्त ने सिर्फ ये पूछने के लिए फोन किया था कि मैंने ऐसी क्या खता की कि अब आप मुझे गाने के लिए नहीं बुलाते। लता से न गवाने की सूरत में इन्होंने आशा को निखार दिया। यहाँ तक कि हिंदी सिने जगत में कहा जाता है कि आशा ओपी नैयर की खोज है। देखा मचल के जिधर
बिजली गिरा दी उधर। आशा को बुलंदी तक पहुंचाने में भी इन्हीं का हाथ है। दोनों ने तकरीबन 70 फिल्में साथ में की हैं। एक जमाने में ओपी नैयर की कैडलक कार में घूमने वाली आशा भोसले ने 1972 में अपने जीवन के इस संगीतमय अध्याय को खत्म करने का फैसला किया। इसके बाद आशा भोसले और ओपी नैयर ने एक छत के नीचे कभी कदम नहीं रखा, लेकिन इससे पहले उन्होंने प्राण जाए पर वचन न जाए फिल्म के लिए एक गाना रिकॉर्ड किया। से हमको कभी जिसे 1973 का फिल्म पुरस्कार मिला। आशा उस समारोह में नहीं गयी। ओपी नैयर ने उनकी तरफ से ट्रॉफी ली, लेकिन घर वापस लौटते समय उन्होंने वो ट्रॉफी चलती कार से सड़क पर फेंक दी। 60 के दशक में एक बार ओपी नैयर की मोहम्मद रफी के साथ भी अनबन हो गई थी। इसकी वजह भी उनकी ईगो ही थी और कुछ समय के लिए उन्होंने मोहम्मद रफी से कोई गाना नहीं गवाया। सिराज खां बताते हैं, रफी साहब और नैयर साहब दोनों वक्त के पाबंद थे। कल्पना कीजिए 70 वादक रफी साहब का इंतजार कर रहे हैं। उस जमाने में सेल फोन वगैरह नहीं होते थे। रफी साहब 1 घंटे के बाद वहां आए और बोले, सॉरी रिकॉर्डिंग थोड़ी लंबी खींच गई, इस वजह से थोड़ी देर हो गई। नैयर साहब ने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने वादकों को कहा शुरू करो। एक वादक ने बातों ही बातों में रफी साहब से पूछा कि कहाँ देर हो गई थी। रफी साहब भोले तो थे ही। उन्होंने कहा कि शंकर जयकिशन के यहाँ रिकॉर्डिंग थी, वहीं थोड़ी देर हो गई। शंकर जयकिशन का नाम सुनना था कि नैयर साहब ने कहा अब कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी। रफी साहब आप अपने घर जाइए, म्यूजिशियंस आप भी अपने घर जाइए, मैं भी घर जा रहा हूँ। रिकॉर्डिंग करने का अब मेरा कोई मूड नहीं है। इतना कहकर वो चले गए। बाद में वो गाना उन्होंने महेंद्र कपूर से रिकॉर्ड कराया। कई सालों तक ओपी नैयर और मोहम्मद रफी की बातचीत भी बंद रही। नैयर साहब पश्चिमी फिल्मों से बहुत प्रभावित थे। ओपी नैयर अंग्रेजी फिल्में देखते थे और वे हमेशा काली हैट पहनते थे। उन्होंने ये है मुंबई मेरी जान और ओ माय डार्लिंग जैसे वेस्टर्न हिट्स गीतों का निर्माण किया, जो पश्चिमी गानों की सीधी कॉपी है। Oh my darling, oh my darling, oh my darling Clementine। जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। ओपी नैयर अपने जमाने के सबसे महंगे संगीतकार थे। उन्हें 60 के दशक में एक फिल्म के लिए 1 लाख रुपए मिलते थे, जो बहुत बड़ी रकम थी। नैयर साहब का स्वभाव, उनकी साफगोई उनके पारिवारिक जीवन पर भी भारी पड़ा। कहते हैं शादी की पहली रात पत्नी सरोज मोहिनी को ये बात बता दिया था कि उनके प्रेम प्रसंग के किस्से सुनकर अगर वे बाद में कलह करने वाली हैं तो अभी से सावधान हो जाएं। नैयर साहब ने साफ साफ कह दिया था कि जो किस्से उन तक पहुँचेंगे उनमें से ज्यादातर सच होंगे। उस समय तो सरोज मोहिनी ने बड़प्पन दिखाते हुए कुछ नहीं कहा, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा कहाँ होता है। कुछ महिलाओं के साथ उनके संबंधों के चर्चे चलते रहे और उनकी पत्नी से कलह होती रही। अंततः वही हुआ जिसका डर था। 30 अप्रैल 1989 को वो अपना परिवार, अपना घर बार और यहाँ तक कि बैंक अकाउंट भी छोड़कर अलग हो गए। बाद में वो मुंबई के एक मिडिल क्लास परिवार में रहने लगे। उन दिनों फिल्म उद्योग में भी उनकी बदनामी इतनी बढ़ गई थी कि प्रोड्यूसर उन्हें काम देने से कतराने लगे थे। हालांकि लोग बताते हैं कि वो अपने इस नए परिवार के साथ काफी खुश थे। दोपहर के खाने के साथ बियर और शाम के खाने के साथ 2 पेग स्कॉच का उनका नियम था। नैयर साहब ने इस नियम को कभी नहीं तोड़ा। फिल्म इंडस्ट्री से उन्होंने खुद को अलग कर लिया था। सिर्फ सुरैया और शमशाद बेगम लंबे समय तक उनके संपर्क में रही। जो विद्रोही स्वभाव, जिद और अक्खड़पन नैयर को बचपन में ही मिल गया था, वह आखिरी तक उनके साथ रहा। 28 जनवरी 2007 मुंबई में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन जाते जाते भी उन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी। जीवन के आखिरी समय में परिवार का कोई व्यक्ति शामिल न हो, इसी आखिरी जिद के साथ वो महान संगीतकार इस दुनिया को छोड़कर चले गए। एक अजब संयोग ही था कि 1994 में आई उनकी आखिरी फिल्म का नाम भी जिद ही था। नखरे क्यों करती है यार, लुट गए हम तो पहली बार, हमसे आंख मिला। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप ओपी नैयर साहब से जुड़ी कोई और जानकारी हमसे साझा करना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें। अब दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट कविता को इजाजत। नमस्कार।